कहानी शुरू होती है अमेरिका के नेवादा से। लास वेगास से लगभग 50 मील दूर का वीरान इलाका रात के सन्नाटे में पूरी तरह समा गया था। उसी वक्त आसमान से आग बरसाता हुआ एक रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जोरदार धमाके के साथ वहां आकर गिर पड़ा। सरकार के सीक्रेट डिफेंस प्रोग्राम मून डस्ट की निगाहें पहले से ही उस ऑब्जेक्ट पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में उनकी टीम ने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। मिशन का कमांडर हेनरी बर्ग अपनी यूनिट के साथ तेजी से क्रैश साइट पर पहुंच चुका था। जगह पर कदम रखते ही जो मंजर उनकी नजरों में आया, देखकर उनका चेहरा हैरानी से जम गया। सामने उनके खड़े थी एक डिस्क के रूप वाली एलियन स्पेसशिप। जब सब लोग उस जहाज को देख रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से कोई काली परछाई उन्हें घूर रही थी। अचानक हेनरी की नजर उन झाड़ियों की तरफ गई और उसी पल वहां से कोई शख्स भागता हुआ दिखाई दिया। हेनरी समझ चुका था कि यह मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। उसने अपनी टीम को तुरंत हुक्म दिया कि सिक्योरिटी घेरा और कड़ा कर दिया जाए, ताकि न कुछ अंदर घुस पाए न कोई बाहर निकल पाए। सुबह होने तक हेनरी की रिसर्च टीम पूरे इलाके में चारों ओर फैल चुकी थी। जहाज के भीतर उन्हें कोई भी एलियन प्राणी देखने को नहीं मिला, इसलिए अब वे जमीन पर हर कोने में उसके निशान ढूंढ रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब पैरों के निशान वहां नजर आए। जांच करने पर मालूम हुआ कि वे पैरों के निशान दो इंसानी बच्चों के थे, एक बच्चा और एक बच्ची। यह देखकर हेनरी गहरी सोच में डूब गया। लेकिन हेनरी को शक था कि चाहे उनका रूप बच्चों जैसा लगे, असलियत में ना तो वो बच्चे थे और ना ही इंसान। हेनरी ने तुरंत उनकी खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच सर्च ऑपरेशन चल रहा था और लास वेगास की चमचमाती गलियों में जैक ब्रूनो नाम का टैक्सी ड्राइवर अपनी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में व्यस्त था। जैक कभी शहर के खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का सबसे भरोसेमंद आदमी हुआ करता था, मगर अब वह उस आपराधिक दुनिया से मुंह मोड़ चुका था और ईमानदारी से जिंदगी जीने का इरादा कर लिया था। हालांकि यह शरीफ जिंदगी उसे कर्ज और बिलों के बोझ के नीचे दबा रही थी। नई राह पर मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन चैन इस बात का था कि वह अब सही रास्ते पर चल रहा है। उसी दौरान उसकी टैक्सी में एक नई सवारी बैठी, जिनका नाम था डॉक्टर एलेक्स फ्रीडमैन। एलेक्स एक वैज्ञानिक जिसकी दिलचस्पी यूएफओ और एलियंस की रिसर्च में थी। जैक ने उसे प्लैनेट हॉलीवुड नाम के होटल पर उतारा, जहां एलेक्स यूएफओ और एलियन से जुड़े मुद्दों पर एक सेमिनार में भाषण देने वाली थी। एलेक्स ने जाते जाते जैक को भी अपने प्रोग्राम का न्योता दिया और अंदर चली गई। जैक ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर लौट आया। अगली सुबह जब वह टैक्सी लेकर निकलने ही वाला था, तभी वुल्फ के दो गुंडों ने उसे घेर लिया। जैक पहले वुल्फ का खास आदमी था, इसलिए वुल्फ उसे फिर अपनी गैंग में खींचना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने दोनों आदमी जैक को मनाने भेजे थे, लेकिन जैक ने उन दोनों को पीट कर भगा दिया। उसने साफ चेतावनी दी कि अब वह किसी हाल में अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखेगा और अपनी टैक्सी लेकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर अचानक बैक सीट पर गई और वह दंग रह गया। पीछे की सीट पर दो बच्चे बैठे हुए थे। जैक ने हैरान होकर पूछा, तुम दोनों अचानक गाड़ी में कैसे आ गए? बच्चों ने जवाब दिया, पोर्टल से। जैक को लगा ये सब मजाक है। फिर लड़के ने जैक की आईडी देखकर उसका नाम पढ़ा और बोला, जैक ब्रूनो, मेरा नाम सेथ है और ये मेरी बहन सारा है। हमें एक खास जगह जाना है, क्या तुम हमें वहां छोड़ दोगे? इतना कहते हुए सेथ ने नोटों का बंडल जैक के सामने रख दिया। जैक ने बिना कोई सवाल किए उन्हें बैठाया और उनकी मंजिल की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ हेनरी की टीम लगातार उन एलियंस को खोज रही थी। तभी उन्हें एक सर्विलांस कैमरे में दिखाई दिया कि दो बच्चे इसी इलाके से निकलकर बस में चढ़ रहे हैं। वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि सेथ और सारा थे। मतलब साफ था कि सेथ और सारा असल में एलियन थे। आगे हेनरी की टीम ने पाया कि सेथ और सारा लास वेगास पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले एक एटीएम से $15,000 निकाले, वो भी बिना कार्ड डाले और मशीन को छुए बिना ही। उनकी आखिरी झलक जैक की टैक्सी में बैठते हुए कैमरे में कैद हुई थी। हेनरी अपनी टीम लेकर अब जैक को ढूंढने निकल पड़ा। उधर जैक सेथ और सारा को मासूम बच्चे समझकर बस उनके बताए रास्ते पर ड्राइव करता जा रहा था। घंटों तक गाड़ी भगाने के बाद वह एक सुनसान वीराने में पहुंच गया था, लेकिन उनकी मंजिल आने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे जैक चिढ़ने लगा, मगर सोचा कि शायद इनके माता पिता बच्चों के लिए परेशान होंगे। यही सोचकर उसने गाड़ी लगातार आगे बढ़ानी जारी रखी। अचानक सारा चिल्लाई, जैक ब्रूनो, गाड़ी तेज करो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैक ने मुड़कर देखा, मगर उसे पीछे कुछ भी नजर नहीं आया। चिढ़कर जैक बोला, अरे बच्ची, तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो क्या? पीछे कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा, हकीकत सामने आ गई। 3 गाड़ियां तेजी से उनका पीछा कर रही थी। अगले ही पल एक गाड़ी ने जैक की टैक्सी को ओवरटेक कर लिया और पीछे वाली गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। असल में उस गाड़ी में हेनरी और उसकी टीम बैठी थी, जो सारा और सेथ को पकड़ने आए थे। मगर जैक को लगा कि यह उसके पुराने बॉस वुल्फ के गुंडे हैं, जो उसे उठाने आए हैं। इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और हवा की तरह वहां से भाग
भागने लगा, लेकिन हेनरी के लोग पीछे पड़े रहे और उसकी कार को घेर कर बार बार टक्कर मारते रहे। जैक का गुस्सा अब भड़क चुका था। उसने पलटवार करते हुए 2 गाड़ियों को पलटा दिया। फिर भी हेनरी की कार उसका पीछा करती रही। जैक की पूरी नजर सड़क पर टिकी हुई थी। वह बस उन बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालना चाहता था। उसने दोनों से कहा, बच्चों तुरंत झुक जाओ। जैसे ही जैक की नजर उनसे हटी, उसी वक्त कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वह दंग रह गया। सैथ अचानक कार के आर पार निकलकर सीधा सड़क के बीच खड़ा हो गया। पीछे से तेज रफ्तार में आती हेनरी की गाड़ी सीधे सैथ से जा टकराई, लेकिन सैथ का जिस्म तो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत निकला। उसके एक बाल तक को खरोंच नहीं आई, जबकि हेनरी की गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसी दौरान सारा ने भी अपनी ताकत का कमाल दिखाया और बिना छुए जैक की कार के ब्रेक दबा दिए। सारा के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियां थीं, जिनसे वो किसी भी चीज को दिमाग से कंट्रोल कर सकती थी और दूसरों का मन भी पढ़ सकती थी। उसने जैक को यह एहसास दिलाया जैसे उसने खुद ही ब्रेक दबाए हों। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले सैथ वापस कार के भीतर आकर बैठ गया। जैक ने फिर से पूरी स्पीड में गाड़ी भगाई और बच्चों को लेकर निकल पड़ा। उसे अब भी यही गलतफहमी थी कि वो वुल्फ के आदमियों से जान बचा रहा है। वो लगातार खुद को कोस रहा था और बच्चों से माफी मांग रहा था कि उसकी वजह से इन मासूमों को तकलीफ उठानी पड़ी। मगर उसे क्या पता था कि असली कहानी तो बिल्कुल उलटी थी। आखिरकार सैथ और सारा की असली मंजिल सामने आ गई। वो एक उजाड़ पड़े पुराने घर के सामने आकर रुक गए। घर ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वीरान और बंद पड़ा हो। जैक को यह सब थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया और मीटर देखते हुए बोला, ठीक है बच्चों, तुम्हारा किराया कुल मिलाकर $750 बनता है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें 25% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तभी अचानक सेथ ने पूरे $15,000 जैक के हाथ में थमा दिए और दोनों घर के भीतर चले गए। जैक तो जैसे अवाक रह गया, मानो उसकी किस्मत खुल गई हो, लेकिन उसका जमीर मानने को तैयार नहीं था कि वो पैसे रख ले। उसे लगा शायद बच्चों ने गलती से इतने पैसे दे दिए हैं और बाद में उनके माँ बाप उन पर नाराज होंगे। यही सोचकर वह पैसे लौटाने के इरादे से घर के अंदर चला गया, लेकिन तभी भीतर से किसी चीज के टूटने फूटने जैसी आवाजें आने लगी। जैक चौकन्ना हो गया और धीरे धीरे कदम रखते हुए भीतर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सैथ और सारा एक सोफे के पीछे दुबके हुए थे। कमरे में एक आर्मर सूट पहना अजीब सा प्राणी चक्कर काटते हुए उन्हें ढूंढ रहा था। जैक को सामने देख दोनों बच्चे घबरा गए। सैथ बोला, जैक तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ बहुत खतरा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो। तुमने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब यहाँ से निकल जाओ। मगर जैक को अपनी जान से ज्यादा इन बच्चों की जिंदगी की फिक्र थी, इसलिए वह पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच सैथ को अपनी एक डिवाइस पर किसी चीज का लोकेशन सिग्नल मिला। वह चुपचाप सारा को लेकर फ्रिज की ओर बढ़ा। फ्रिज के भीतर छुपा हुआ एक सीक्रेट तहखाना था। उसे देख जैक दंग रह गया। वो कुछ पूछ भी पाता उससे पहले ही सैथ और सारा उस तहखाने में उतर गए। जैक डरते डरते भी उनकी पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे तहखाने के भीतर थोड़ी दूर बढ़े तो सामने एक चौंकाने वाला नजारा था। अंदर मानो एक अलग ही संसार बसा हुआ था। हरे भरे पौधों के बीच एक अजीब चमकदार पौधा छत से लटक रहा था। उसमें हलचल हो रही थी, जैसे उसमें जीवन हो और वो बाकी पेड़ पौधों को ऊर्जा पहुंचा रहा हो। उसे देखते ही सारा और सैथ ऐसे खिल उठे मानो उनकी खोज आखिरकार पूरी हो गई हो। सारा ने उस चमकते पौधे के अंदर हाथ डाला और वहां से एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट बाहर खींच लिया। जैक ने हैरानी से पूछा, ये आखिर है क्या? सारा ने जवाब दिया, जैक ब्रूनो, यही वो चीज है जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। हमारे लिए ये बेहद कीमती है। तभी अचानक वही आर्मर सूट वाला प्राणी वहां आ धमका और उन पर हमला कर बैठा। वह इतना ताकतवर था कि जैक को उसने तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया और पूरे तहखाने को तहस नहस करने लगा। जैक ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह सैथ और सारा को बचाया और उन्हें लेकर तेजी से अपनी कार में निकल पड़ा, लेकिन वो प्राणी उनका पीछा करते हुए पीछे लगा रहा। जैक ने उससे छुटकारा पाने के लिए कार सीधे एक रेलवे टनल के भीतर घुसा दी, मगर वह दैत्य अपनी स्पेस शिप लेकर टनल के अंदर तक आ घुसा। पीछे से वो खतरा कम नहीं था कि सामने से एक ट्रेन भी पूरी रफ्तार में आती दिखाई दी। जैक अब बुरी तरह डर गया, क्योंकि कार की स्पीड इतनी नहीं थी कि वो जल्दी टनल से बाहर निकल सके। शुक्र यह रहा कि सारा की शक्तियां उनके साथ थीं। सारा ने अपने पावर से कार की रफ्तार बढ़ा दी। ट्रेन से भिड़ने के बस कुछ सेकंड पहले ही जैक ने गाड़ी को टनल से बाहर निकाल लिया। पीछे ट्रेन सीधा उस प्राणी की स्पेसशिप से टकरा गई, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और वो वहीं मलबे में दबकर खत्म हो गया। जैक किसी तरह सैथ और सारा को सुरक्षित बाहर निकाल लाया, लेकिन अब उसका गुस्सा
फूट पड़ा। उसने झल्ला कर पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और वो काला सांड कौन था जो तुम्हें मारने पर आमादा था? सारा ने शांत लहजे में समझाया, वो साइफन था, एक कातिल जिसे सिर्फ दुश्मनों को मिटाने के लिए बनाया गया है और फिलहाल उसके दुश्मन हम हैं। जैक ने सवाल किया, मगर तुम दोनों से उसकी दुश्मनी क्यों? सारा ने कहा, क्योंकि उसे चाहिए वो कीमती वस्तु जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। असल में हम इस धरती के नहीं हैं, हम एक दूसरे ग्रह से आए हैं। ये सुनकर जैक जोर से हंसा और बोला, मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम एलियंस हो? क्या मुझे इंसान और एलियंस का फर्क नहीं पता? एलियंस तो हरे रंग के होते हैं, बड़ी खोपड़ी और मोटी आंखों वाले, बिल्कुल थेनोस और गैलेक्टस की तरह। जैक ये बातें कह ही रहा था कि तभी सारा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और कार के अंदर रखी सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। जैक दंग रह गया। सारा बोली, मैं चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती हूँ। हमारे ग्रह पर हर कोई ऐसा करने में सक्षम है। हमारा प्लेनेट भी तुम्हारे जैसा ही है जैक, और हम भी बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने दिमाग की पूरी क्षमता यानी 100% को इस्तेमाल करना सीख लिया है। इसी वजह से हमारे अंदर ये ताकतें विकसित हुई हैं। जैक को अपनी आंखों से देखे हुए पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सारा ने आगे समझाया, जैक, हम यहाँ सिर्फ वो चीज लेने आए थे, लेकिन जो लोग हाईवे पर हमारा पीछा कर रहे थे उन्होंने हमारी स्पेस शिप कब्जे में कर ली है। अगर हम अपनी शिप वापस लेकर अपने ग्रह नहीं पहुंचे तो तुम्हारी धरती पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए जैक। किसी भी हाल में हमें हमारी शिप तक पहुंचा दो। जैक अब गहरे कंफ्यूजन में था। ऐसे मुश्किल वक्त में उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, डॉक्टर एलेक्स फ्रीडमैन, वही साइंटिस्ट जिसे यूएफओ और एलियंस में दिलचस्पी थी और जिसे जैक ने प्लेनेट हॉलीवुड होटल पर छोड़ा था। आज वहीं उसका सेमिनार भी होना था। जैक ने तुरंत सारा और सैथ को साथ लिया और प्लेनेट हॉलीवुड की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान दूसरी तरफ वो कातिल साइफन असल में मरा नहीं था। ट्रेन से टकराने के बावजूद वह फौलादी प्राणी सिर्फ घायल हुआ था। उसने अपने सूट को फिर से ठीक किया और एक बार फिर सेथ और सारा की खोज में निकल पड़ा। इधर जैक एलेक्स के सेमिनार में पहुंचा और उसने एलेक्स की मुलाकात सारा और सेथ से करवाई। दोनों बच्चों ने अपनी शक्तियां दिखाकर एलेक्स को दंग कर दिया। एलेक्स अपने सामने एलियंस देखकर उत्साहित भी थी, लेकिन अंदर से डर भी गई कि अगर ये बच्चे गलत हाथों में पड़ गए तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। उसने पूछा, बच्चों, तुम अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा असली घर किस ग्रह पर है? अब सेथ ने अपनी एक डिवाइस चालू की जिससे उनके गैलेक्सी का होलोग्राम वहां हवा में उभर आया। उसे देखते ही एलेक्स का जोश बढ़ गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। सारा ने उस होलोग्राम में एक ग्रह की ओर इशारा करके कहा, यही है हमारा प्लेनेट, तुम्हारी धरती से पूरे 3000 लाइट ईयर्स दूर। एलेक्स ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन तुम लोग यहाँ किस मकसद से आए हो? सारा ने गंभीरता से कहा, हमारा ग्रह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सदियों से चली आ रही लापरवाही और प्रदूषण ने हमारी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हमारे माता पिता साइंटिस्ट हैं और वो किसी भी हालत में अपने ग्रह को बचाना चाहते थे। उनका सपना है कि अपने प्लेनेट को फिर से हरा भरा और जिंदा बनाया जाए। तब उन्होंने तुम्हारा ग्रह खोज निकाला। तुम्हारी धरती का वातावरण हमारे ग्रह जैसा ही है, लेकिन यहाँ भी क्लाइमेट चेंज की शुरुआत हो चुकी है। हवा धीरे धीरे झरीली हो रही थी। हमारे माता पिता को उम्मीद थी कि धरती से उन्हें कोई हल मिलेगा जिससे वे हमारे ग्रह को फिर से हरा भरा बना सके। इसलिए वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। जिस वीरान घर में तुम हमें लाए थे वही असल में उनका बायोलैब था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे ग्रह की हालत और बिगड़ती गई। वहाँ के लोग विलुप्त होने के डर से घबराने लगे और फिर एक दिन हमारे लीडर्स को जब तुम्हारी धरती के बारे में पता चला तो उनके दिमाग में एक भयानक ख्याल पैदा हुआ। वो ख्याल था अपने ग्रह को बचाने के बजाय तुम्हारे ग्रह पर कब्जा करने का। यह सुनकर जैक दंग रह गया। उसने गुस्से और हैरानी से कहा, मतलब तुम्हारे लोग धरती पर हमला करने वाले हैं और तुम चाहते हो कि हम अपने ही ग्रह के विनाश में तुम्हारी मदद करें? सारा ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज्यादातर लोग इस प्लान के खिलाफ हैं, हमारे माता पिता भी। उन्होंने जब यहाँ अपने बायोलैब में प्रयोग किया तो एक बंजर इलाके में फिर से हरियाली उगाने में कामयाब हुए। उसी से उन्हें यकीन हो गया कि हमारे ग्रह की सूखी मिट्टी भी फिर से उपजाऊ हो सकती है और दूषित हवा भी एक बार फिर से साफ हो सकती है। मतलब न जंग की जरूरत न किसी और ग्रह पर कब्जा करने की। एलेक्स ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो फिर समस्या क्या है? सारा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, समस्या है हमारी सेना। उन्हें अब साइंस और रिसर्च पर भरोसा नहीं रहा। उनके लिए अपने ग्रह को बचाने से आसान है तुम्हारी धरती पर कब्जा कर लेना, और इसी जिद में उन्होंने हमारे माता पिता तक को कैद कर लिया है ताकि वो उनके रास्ते में न
आए। इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हमारा मकसद अपने माँ बाप के एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा करके उसे सेफली अपने प्लेनेट तक ले जाना था। यही रिकॉर्ड इस डिवाइस के अंदर छुपा हुआ है। यह सबूत देता है कि हमारा प्लेनेट भी जिंदा रह सकता है। मगर अगर हम सही वक्त पर अपने प्लेनेट तक नहीं पहुंचे और यह रिकॉर्ड अपने लीडर्स तक ना दिया तो वो तुम्हारी अर्थ पर सीधा अटैक कर देंगे। इसीलिए हमें अपनी स्पेसशिप तक जल्दी पहुंचना बेहद जरूरी है। ये बात सुनकर एलेक्स गहरी सोच में डूब गई। तभी उसके जहन में आया डॉक्टर हार्लिन, जो असल में एक राइटर था। यूएफओ और एलियंस के सबूत ढूंढना ही उसका जॉब था। वो अक्सर गवर्नमेंट की सीक्रेट एक्टिविटीज की जासूसी करता रहता था। एलेक्स, जैक, सारा और सेथ को लेकर फौरन हार्लिन के पास पहुंच गई। हार्लिन ने उनकी सारी बातें सुनी और झट समझ गया कि मामला कितना सीरियस है। उसने बताया कि सारा और सेथ की स्पेसशिप बहुत बड़ी थी और उसे सिर्फ एक ही लोकेशन पर रखा जा सकता था, टॉप सीक्रेट जगह विच माउंटेन। इसके साथ हार्लिन ने उन्हें यह भी समझाया कि विच माउंटेन की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि वहां एक चिड़िया भी पर नहीं झटका सकती, इसलिए उस स्पेसशिप तक जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बात पूरी दुनिया की सलामती की थी, तो जैक और एलेक्स ने ठान लिया कि सारा और सेथ को वहां तक जरूर ले जाएंगे। मगर तभी तीन तरफ से मुसीबत उन पर तूफान की तरह टूट पड़ी। हथियारबंद सफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी, ये तीनों ही एक साथ जैक, सारा और सेथ को पकड़ने पहुंच गए। जैक ने वुल्फ के गुंडों को फिर से धुन दिया। सारा ने भी अपनी ताकतों से सफन को जमीन पर पटक दिया, लेकिन हेनरी अपनी टीम के साथ पूरी तरह उनके पीछे पड़ा रहा। फिर भी जैक, सारा, सेथ और एलेक्स ने उसे भी धोखा देकर निकलने में कामयाबी पाई और एलेक्स के फ्रेंड हार्लिन की ट्रक उठाकर भाग गए। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो लोग विच माउंटेन तक पहुंच ही गए। उनकी नजर एक ऊंची चोटी पर पड़ी जहां टॉप सीक्रेट फैसिलिटी बसी हुई थी, लेकिन गार्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अंदर जाना नामुमकिन जैसा लग रहा था। जैक को भनक तक नहीं लगी कब वह सर्विलांस कैमरों में कैद हो गए। पलक झपकते ही सारा और सेथ की गर्दन पर डांट आकर लगी और दोनों बेहोश हो गए। उसी पल कुछ सोल्जर्स ने जैक और एलेक्स को भी दबोच लिया। ये सोल्जर्स दरअसल हेनरी के लोग थे। थोड़ी देर में हेनरी खुद वहां पहुंच गया। उसने जैक से कहा, जैक ब्रूनो, गवर्नमेंट के काम में दखल देने की सजा पता है ना तुम्हें? शुक्र करो हमने तुम्हें गोली से नहीं उड़ा दी। अब अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ। एलेक्स को मालूम था कि ये फैसिलिटी सारा और सेथ पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी बॉडीज का स्टडी करने वाली है। उसने हेनरी को समझाने की कोशिश की, सर हमारी बात सुनिए, उन बच्चों को उनके स्पेसशिप के साथ जाने दीजिए। वो बुरे एलियंस नहीं हैं, बल्कि इस प्लेनेट को बचाने आए हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। भरोसा कीजिए, हमारी अर्थ का भविष्य उन्हीं पर टिका है। लेकिन हेनरी ने खड़े लहजे में कहा, डॉक्टर साफ सुन लो, वो एलियंस अमेरिका की जमीन पर बिना इजाजत आए हैं, इसलिए उन पर पूरा हक मेरा है। हम चाहे जो ट्रीटमेंट करें। और रही तुम्हारी दुनिया खतरे में है वाली कहानी, तो वो पैंतरा मुझ पर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम एक फेल साइंटिस्ट हो। ऐसी ही बकवास वजहों से तुम्हें कई यूनिवर्सिटीज से निकाला गया है। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगली बार तुम दोनों जेल में मेहनत करते नजर आओगे। तभी जैक बोला, एलेक्स ये सही कह रहा है, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं जेल नहीं झेलना चाहता। जैक से ऐसी बात सुनकर एलेक्स हक्की बक्की रह गई और गुस्से में खामोश हो गई। दो सोल्जर्स ने जैक और एलेक्स को वहां से बाहर ले जाना शुरू किया, मगर मौका मिलते ही जैक ने अचानक उन पर अटैक कर दिया और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया। असलियत में यह सब जैक की ट्रिक थी। वो हेनरी के चंगुल से बचना चाहता था, क्योंकि सारा और सेथ को किसी कीमत पर मरने नहीं देना चाहता था। ये जानकर एलेक्स को चैन मिला। फिर जैक और एलेक्स एग्जॉस्ट टनल से चुपके से फैसिलिटी में घुस गए। अंदर का मंजर देखकर दोनों के कदम थम गए। हेनरी अपनी लैब में खड़ा था और वह सेथ और सारा को काटकर उनकी पावर्स का राज पता लगाने वाला था, लेकिन लैब चारों ओर से सिक्योरिटी से घिरी हुई थी। ऐसे हालात में सेथ और सारा को बचाना लगभग असंभव सा लग रहा था। अचानक फैसिलिटी के भीतर जोरदार धमाका गूंजा। अगले ही सेकंड हर तरफ अलार्म चीखने लगे और पूरी सिक्योरिटी टीम उस धमाके वाली जगह की ओर दौड़ गई। असल में खूनी सफन सेथ और सारा का पीछा करते हुए फैसिलिटी में घुस आया था और सामने आने वाले हर इंसान को बेरहमी से मारता जा रहा था। कोई दरवाजा, कोई दीवार उसे रोकने लायक नहीं थी। मगर सफन की वजह से जैक और एलेक्स को लैब में दाखिल होने का मौका मिल गया। उन्होंने लैब के अंदर मौजूद डॉक्टर्स को धराशायी कर दिया और सेथ और सारा को आजाद करा लिया। जैक और एलेक्स को देखकर सारा और सेथ खिल उठे। सबने फौरन वहां से निकलकर एक बड़े हॉल का रुख किया। वहीं खड़ा था उनका हाईटेक स्पेसशिप, लेकिन उसके चारों ओर साइंटिस्ट्स जमकर बैठे थे और उस पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसे हालात में शिप तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। उधर हेनरी को भी उनकी फरारी की खबर लग चुकी थी। वो अपनी टीम को लेकर शिप की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी एलेक्स के दिमाग में प्लान आया। उसने लैब कोट पहनकर साइंटिस्ट्स के बीच पहुंचते ही जोर से कहा कि फैसिलिटी में जहरीली गैस फैल चुकी है और हेनरी का आदेश है कि सब तुरंत यह जगह खाली कर दें। डरे
डरे हुए साइंटिस्ट्स वहां से फौरन भाग खड़े हुए। अब सेथ और सारा का रास्ता साफ था। उन्होंने शिप को एक्टिवेट कर दिया, मगर उनके अंदर घुसने से पहले ही फिर आफत आ गिरी। हेनरी अपनी फोर्स के साथ वहां धमक चुका था और चारों ओर से सबको निशाना बना लिया। अब बचकर निकलना नामुमकिन सा दिख रहा था। सोल्जर्स ने गोलियों की झड़ी लगा दी। शुक्र था कि सारा और सेथ दोनों मौजूद थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी गोलियां हवा में थाम ली। एक भी गोली उनकी स्किन तक को नहीं छू पाई। जैक और एलेक्स ने चैन की सांस ली। उन्होंने अभी राहत महसूस ही की थी कि तभी पीछे से धमाका हुआ। दीवार तोड़ते हुए सफन अंदर घुस आया। हेनरी अब भी इसी गलत फहमी में था कि सफन सारा और सेथ का साथी है। उसी के आदेश पर उसके सोल्जर्स सफन पर ही टूट पड़े। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक, सारा, सेथ और एलेक्स शिप तक पहुंच गए। सेथ और सारा ने शिप ऑन किया और सफन को धकेलते हुए आखिरकार फैसिलिटी से बाहर निकल आए। हेनरी बस गुस्से में हाथ मसलता रह गया। उधर शिप में बैठे चारों के चेहरे पर मौत से बचने की राहत साफ झलक रही थी। उनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। लेकिन तभी शिप जोर से हिलने लगी। सेथ ने चौंक कर देखा कि एयर लॉक जाम हो गया था। शायद कोई चीज फंस गई थी। जैक एयर लॉक की तरफ गया। दरवाजा बंद था। अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वो कोई और नहीं बल्कि सफन था, जो शिप से चिपक कर अंदर घुस आया था। सफन ने जैक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैक उसकी पावर के सामने कमजोर पड़ रहा था। इस अफरा तफरी में शिप का कंट्रोल बिगड़ रहा था। अब सेथ ने एलेक्स और सारा को शिप संभालने को कहा और खुद एयर लॉक की ओर बढ़ा। उधर जैक ने लड़ते लड़ते सफन का मास्क खींच लिया। सामने उसका डरावना चेहरा नजर आया। सफन असल में एक बायोलॉजिकल हथियार था, जिसे बस दुश्मनों को मिटाने के लिए बनाया गया था। जैक अब उसके हाथों मरने ही वाला था। सफन ने जैक की गर्दन जकड़ ली और उसे आग उगलते इंजन में फेंकने ही वाला था कि तभी सेथ वहां पहुंच गया। उसने सफन का हेलमेट उसकी खोपड़ी पर दे मारा और जैक ने उसके पैर पर अटैक करके उसे पलटकर उसी इंजन में धकेल दिया। यूं सफन का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। लड़ाई खत्म हुई। सारा और सेथ जैक और एलेक्स को एक सुरक्षित जगह ले आए। सारा ने जैक को ऐसे गले लगाया जैसे वो उसकी बेटी हो। उसने जैक का शुक्रिया अदा किया और उसे माइंड रीडिंग की ताकत दे दी। जैक ने भी बच्चों की तरह सारा और सेथ को विदा किया। वो दोनों हमेशा के लिए अपने प्लेनेट लौट गए, इस वादे के साथ कि पृथ्वी पर कभी हमला नहीं होने देंगे और जब भी जैक को उनकी जरूरत होगी वे दोबारा लौट आएंगे। जैक और एलेक्स आंखों में उत्साह लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।